इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई ठाणे एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, भीषण हादसा हुआ है। कार और कंटेनर में टक्कर हो गई और जिसमें 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। कार और कंटेनर में ये भीषण टक्कर हुई है जिसमें 5 लोगों की मरने की खबर। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हादसा हुआ। सड़क हादसे में 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है हाईवे पे, जिसमें कार और कंटेनर में टक्कर हो गई और इसमें अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है, 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है और जिसमें कार और कंटेनर में टक्कर हुई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और कंटेनर आपस में भिड़ंत हो गई, भीषण टक्कर हुई और जिसमें हमारे पास जो जानकारी आ रही, 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर पुणे से हाईवे पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। आप इन तस्वीरों को देखिए। आप देखिए, जो कार उसके परखच्चे उड़ गए हैं। इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो लोग रहेंगे उनके साथ क्या होगा। 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई से खबर है, जहां पर पुणे एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है, जहां पर एक कंटेनर और कार में भीषण टक्कर हुई और ये तस्वीरें आप देखिए, इस कार के परखच्चे उड़ गए हैं और 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुणे एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कंटेनर और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई और जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार की क्या हालात हो गए हैं। 5 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। पुणे एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है और इन तस्वीरों को देखकर आज सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा है। कंटेनर और कार, इन दोनों में आपस में भिड़ंत हुई है और एक्सप्रेसवे पे आप देखते हैं गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में कंटेनर के साथ भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में 5 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। कार और कंटेनर के बीच ये टक्कर हो गई और अरुण कौशिक हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से। अरुण, भीषण हादसा है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसको देखने के बाद तो ये लग रहा है कि इस कार के तो परखच्चे उड़ गए होंगे। अपडेट क्या है? सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे। लोनावाला के पास एक गांव है शिराटन, उसके पास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि जो कार है ये हरियाणा नंबर की कार थी, जो इसमें लोग सवार थे, 5 लोग सवार थे। 5 की मौत हो गई है। जो प्राथमिक जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक जो कार का ड्राइवर था वो अपना कंट्रोल खो बैठा था और स्पीड में थी कार और वो डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई थी और दूसरी तरफ से कंटेनर आ रहा था। बहुत स्पीड से कंटेनर था और इतनी जोरदार टक्कर थी कि काफी किलोमीटर दूर तक कंटेनर इस कार को लेके घसीटता हुआ चला गया। जिस तरह से अभी आपने जो विजुअल्स देखे हैं उससे साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक होगा, कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा। और इसके बाद करीब जब पुलिस वहां पहुंची, जो महामार्ग पुलिस है जो वो घटना पे पहुंची, उन्हें भी काफी समय लगा बॉडी को बाहर निकालने के लिए। कटर्स मंगवाए गए, उसके बाद बॉडी बाहर निकाली गई और सभी शवों को खंडाला के अस्पताल में रखा गया है और जो उनके परिजन हैं उनको इत्तला कर दी गई है। फिलहाल यही जानकारी अभी तक हमारे पास है, लेकिन आपको बता दें कि जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है इसके अंदर अक्सर हादसे होते हैं और ये हादसे अक्सर लापरवाही की वजह से होते हैं। जब भी अगर आप मुंबई से पुणे की तरफ ट्रेवल करेंगे या पुणे से मुंबई की तरफ आएंगे तो साफ तौर पर लिखा गया है कि एक लिमिट है, लिमिट के अंदर ही आपको अपनी गाड़ी चलानी है। लेकिन चूंकि एक्सप्रेस वे है, खाली मिलता है तो लोग एक्सीड कर देते हैं स्पीड, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। बिल्कुल। तो अरुण, ये जानलेवा स्पीड रही हो, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अपने लाइन को तोड़कर डिवाइडर पार करके दूसरे रो में आ गए थे और वहां पर कंटेनर से टक्कर हुई है। और जो हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अरुण, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए होंगे। आगे वाले सीट पे तो जो बैठा होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं, कटर से काट के ही उनको निकाला गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कंटेनर ने
कार को घसीट के लेके गया। जो चश्मदीद वहाँ हैं, जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी, वो ये बताया था कि काफी दूर तक कंटेनर कार को घसीटते हुए लेके चला गया। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ, लोकल जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने भी निकालने की कोशिश की थी लोगों को कि भाई कोई बच सके, लेकिन संभव नहीं हो पाया। जब पुलिस आई उसके बाद पुलिस जो महामार्ग है वहां पर मुंबई और पुणे हाईवे जो स्पेशल पुलिस वहां रहती है, उनके पास हर तरह की सुविधाएं रहती हैं। वो जब अपने कटर्स के साथ में आए और उसके बाद जो वैन थे पुलिस की वैन, उनसे उसने खींचा, उसके बाद बॉडीज के बाहर निकाले। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आप देखिए, हादसा हुआ है, हरियाणा नंबर की कार थी और उसमें 5 लोग सवार थे, 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर सरकार पर कहीं न कहीं एक तरीके से बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला किया है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन सत्य यह है कि आज भी बापू जिंदा हैं। जहां सत्य है वहां बापू हैं। आज बापू जिंदा हैं। एक बार फिर से हिंदुत्ववाद पर राहुल गांधी ने तगड़ा प्रहार किया है। एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मार दी थी और सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। तो हिंदुत्ववाद की एक नई थ्योरी राहुल गांधी ने दी थी और अब उसी पर एक बार फिर से बापू के बहाने हिंदुत्ववाद पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्ववादी ने ही बापू पर गोली चलाई थी। इसके बाद सारे हिंदुत्ववादियों को यह लग गया कि बापू नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां बापू जिंदा है। यह ट्वीट है, एक हिंदुत्ववादी ने बापू को गोली मारी, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और ट्वीट के बाद अब इस पे तमाम तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे हिंदुत्ववादियों पर हमला किया। कहीं कहीं आरएसएस बीजेपी को उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में निशाने पर लिया है। और गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, हिंदू और हिंदुत्ववादी, इसकी परिभाषा राहुल गांधी ने गढ़ी थी, आज बापू के बहाने एक बार फिर से हिंदुत्ववादियों पर हमला किया है। देखिए, जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर राजघाट पर अब तमाम तरीके के जो भारत में वीआईपी हैं उन्होंने जाकर के उन्हें पुष्प अर्पित किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पर, तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा राष्ट्रपति वहां पे पहुंचे थे और राहुल गांधी भी सुबह सुबह पहुंचे हुए थे। इस पूरे ट्विटर के बाद से सियासी माहौल काफी गर्म है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 29 दिसंबर को एक ट्वीट किया था। दिल्ली में ही कांग्रेस का जो प्रशिक्षण शिविर था वो चल रहा था और उसके समापन के मौके पर राहुल गांधी उस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने उस समय भी हिंदुत्ववाद को लेकर एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर असली हिंदुत्ववादी की बात करें तो असली हिंदुत्ववादी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी थे वो अंग्रेजों के सामने झुक गए थे चंद पैसों की लालच में। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने और इस तरीके की बात उन्होंने 29 दिसंबर को कांग्रेस के समापन सत्र के कार्यक्रम में इस बात को कहा था। राहुल गांधी समय समय पर हिंदुत्ववाद को लेकर के अक्सर अपने तरफ से जो मंच से बातें हैं वो कहते नजर आते हैं और आज का ट्वीट काफी सियासी ट्वीट उनका माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए आज के दिन की अगर बात करें, आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके बाद से देश में 2 तबके हैं। एक इसको दूसरे तरीके से मनाते हैं और एक वो तबका है जो महात्मा गांधी के लिए सदैव जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनके लिए कार्यक्रम करते रहता है। आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम किया गया जिसमें गोडसे को श्रद्धांजलि दी गई। तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके के जो सियासी विवाद है वो अक्सर होते रहते हैं और लगातार हम देखते हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद से अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर एक बार फिर से जो है बिल्कुल वो गौरव ऐसे ही लोगों पे राहुल गांधी ने चोट किया जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे आज जो बापू के हत्यारे हैं उनका गुणगान वहां गाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर निशाना है ये। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब भी बापू की पुण्यतिथि होती है तो पुण्यतिथि के मौके पर लगातार हम देखते हैं कि
चाहे आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी ने भी ट्विटर पे अपनी प्रतिक्रिया दी है हिंदुत्ववाद को लेकर के। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने, मैंने आपको बताया कि 29 दिसंबर को हिंदुत्ववाद को लेकर के बयान दिया था कांग्रेस के समापन शिविर के दौरान, और चुनाव में भी राहुल गांधी हिंदुत्ववाद पर कई बार बोलते नजर आए हैं। अगर बात करें महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के, लगातार जिस तरीके से नाथूराम गोडसे का नाम निकल करके सामने आता है, नाथूराम गोडसे की अगर बात करें तो नाथूराम गोडसे के लिए अलग से कार्यक्रम किए जाते हैं देश भर में, तस्वीरें भी हम लोग लगातार देखते हैं। तो ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो गोडसे की विचारधारा से प्रेरित हैं, जो गोडसे को पूछते हैं। राहुल गांधी साफ तौर पे नाम लिख करके नहीं इस बात को कहते नजर आए। गौरव आएंगे, अब इस पर जो है वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ा प्रहार किया है। और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया कि नाम में गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता, गांधी बनने के लिए त्याग चाहिए होता है। तो आप देखिए, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता ने इसको लेकर अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि नाम के आगे गांधी लगा देने से कोई गांधी नहीं हो जाता, गांधी होने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया था, बापू को नमन करते हुए हिंदुत्ववादियों पर चोट की थी कि एक हिंदुत्ववादी ने बापू को गोली मारी और सारे हिंदुत्ववादियों को लगा कि बापू नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां बापू जिंदा हैं। इसके बाद से अब बीजेपी की तरफ से भी एक प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि नाम के आगे गांधी लगा लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता है, गांधी बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। गौरव देखिए, अब रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से भी कहीं न कहीं राहुल गांधी पर ही हमला किया गया कि नाम के आगे गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता। देखिए, साफ तौर पे राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद से ट्विटर पे इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी भी स्वाभाविक थी, जो कि आनी शुरू हो गई हैं। राकेश त्रिपाठी के इस ट्वीट की अगर बात करें तो उनके तरफ से एक पलटवार किया गया है इस ट्वीट के माध्यम से। लेकिन आप देखिए कि आज जिस तरीके से सुबह से जो कार्यक्रम था, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें, वो आज राजघाट पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और अब हम आजादी का जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे वो अपने मन की बात कार्यक्रमों का माफ कीजिएगा, चाहे वो अपने मन के बात के कार्यक्रमों के माध्यम से भी गांधी की विचारधारा को आम लोगों के बीच में हम हमेशा जो है रखने का काम करते आए हैं। अगर हम पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें, पार्टी के प्रवक्ताओं की बात करें, पार्टी के फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें, वो गांधी को लेकर किस तरीके की राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आ गया राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता को सुनिए क्या कह रहे हैं। नाम में गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता है, गांधी बनने के लिए वो त्याग चाहिए होता है, वो तपस्या चाहिए होती, वो सत्य की शक्ति चाहिए होती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद से महात्मा गांधी के आदर्शों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है। उनके स्वच्छता के आग्रह को अगर इस देश में किसी सरकार ने अपनाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज हमने उनकी लाठी और उनके चश्मे को अपने स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनाया है। आज पूरे देश भर में हमने शौचालय बना करके गरीबों के कल्याण के लिए और उनकी जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी उसको हम आगे लेकर के चले हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपने नाम में केवल गांधी लगा करके अपने आप को गांधी का वारिस बताने की कोशिश की है। आप देखिए, आज बापू के पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी की तरफ से भी उनको याद किया जा रहा है। गौरव, देखिए साफ साफ उन्होंने कहा कि अब जो बापू ने आदर्श बताए थे उसको हम पालन कर रहे हैं, हमारी पार्टी पालन कर रही है। स्वच्छता अभियान में उनके चश्मे को, उनकी लाठी को जगह दी गई है और जो उनके सपने थे उसको हम लगातार साकार कर रहे हैं। और कुछ लोग सिर्फ नाम में गांधी लगा लेते हैं, कहीं कि राहुल गांधी पर उनका वार था। अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी भी जो ट्वीट करके लगातार मैसेज देना चाह रहे थे, राहुल गांधी ने अपना मैसेज पास किया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज के दिन पर लगातार एक तबका है जो गोडसे को याद करता है, दूसरा तबका है जो गांधी की विचारधारा को याद करता है और उनके बारे में जिक्र करता है। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए जब वार किया तो उधर से पलटवार हुआ, और आप पलटवार में देखिए कि साफ तौर पर जो पलटवार किया गया है उसमें अंजनी गांधी जी को अपना जरूर बताया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन राहुल गांधी को नकली करार दिया है। राहुल गांधी के ऊपर यह वार किया गया है। और आप देखिए कि राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी ने जो मैसेज देने की कोशिश की थी वो मैसेज गोडसे का बिना नाम लिए वो ट्विटर पर मैसेज देने की कोशिश की। और अगर राकेश त्रिपाठी की बात करें, राकेश त्रिपाठी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि
हमारी जो सरकार है गांधी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है, चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, तमाम जगहों पर बापू के वो चश्मे और बापू के जो डंडे का इस्तेमाल, कम से कम बापू के पुण्यतिथि के मौके पर लोग जैसे भी बापू को याद तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी की सियासत से। यूपी में बीजेपी ने तेज कर दिया अपना चुनाव प्रचार अभियान। हाथरस शिकोहाबाद में जेपी नड्डा आज संवाद करेंगे। बुलंदशहर हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। डोर टू डोर वो कैंपेन कर रहे हैं। जबकि आगरा की बात करें तो आगरा में स्मृति ईरानी का जनसंपर्क अभियान है और नोएडा में रवि किशन लोगों से मुलाकात करेंगे। तो आप देखिए तमाम जो दिग्गज हैं और तमाम लोग जो है उतर चुके हैं मैदान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज में पहुंचे हुए हैं, वो उनके कार्यक्रम में सीधे चलते हैं आपको। अंतर्गत 6,000 रुपया जो हर किसान को भेजा जाता है, 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, आपकी जेब में पहुंचता है। कोई मां का लाल एक पैसा भी उसमें काटने की जरूरत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार पर काबू केवल बोलकर नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर हम काबू पा सकते हैं। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मैं देश की सरकार की भी बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है मेरे बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, जब भी चुनाव हुआ है हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं। आप उन घोषणा पत्रों को उठाकर देखिए और आप देखिए कि हमने अपने वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कथनी और करनी में अंतर होने के कारण नेताओं के प्रति और साथ ही साथ भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा होता है। बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में भरोसा और विश्वास से बढ़कर और कोई दूसरी पूंजी नहीं हो सकती है। नेता तो ऐसा होना चाहिए जो बोले वह करे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जब भारतीय जनसंघ थी, पुराने लोगों को यह बात अच्छी तरह से याद होगी, 1951 में भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। 51 का चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, सरकार बनते ही हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे। जब जब चुनाव आते रहे बराबर हम घोषणा पत्र में अपनी इस बात को डालते रहे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया, ये भाजपा वाले बराबर कहते हैं कि हम आएंगे धारा 370 को समाप्त करेंगे, केवल जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता की जज्बात और भावनाओं को ये उभारने की कोशिश करते हैं, बराबर विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा, आप सबने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी है और हम लोगों ने जब भारत की संसद की दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी वह मेजॉरिटी हासिल हो गई, तो चुटकी बजाकर धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। नागरिकता कानून के बारे में भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, भारत का विभाजन हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन भारत का विभाजन हुआ, भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, ये भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था।
किस प्रकार के उत्पीड़न पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, यानी जो वहां पर अल्पसंख्यक रह गए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनका उत्पीड़न होता रहा। भारत आते थे, भारत उनको नागरिकता अपनी नहीं देता था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा यदि धार्मिक उत्पीड़न के कारण कोई पाकिस्तान से भारत आता है, यदि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता देंगे, और नागरिकता का कानून भी हम लोगों ने पास कर दिया। भारत की राजनीति में मेरे बहनों भाइयों हमने विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह हमने पैदा नहीं होने दी। यह है भारत का चरित्र, यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और आज उसी विश्वसनीयता के आधार पर आपसे हम समर्थन हासिल करने आए हैं। क्या यह सच नहीं है कि हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसी का अधिक हुआ होगा, किसी का कम हुआ। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज उस समय जो है माफ किया था हमारे आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जो कहा उसको हम लोगों ने किया। हम भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। तो राजनाथ सिंह कासगंज पहुंचे हैं, अलग अलग दिग्गज पश्चिमी यूपी में हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीरज, अब देखिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि जो फिल्म स्टार हैं सांसद रवि किशन वो भी नोएडा में हैं। यानी बीजेपी को लगता है कि जो डैमेज हो सकता है, जो डेंट लग सकता है पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण के चुनाव में किसानों की नाराजगी को लेकर, उसकी भरपाई की जाए, और उसके लिए बाकायदे वो डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को सही तरीके से ये लोग इसी माध्यम से जनता तक पहुंचा पाएंगे और डैमेज कंट्रोल कुछ हो पाएगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हैवी वेट पॉलिटिशियन हैं, जो तमाम राजनीति के बड़े दिग्गज और खिलाड़ी हैं, वो इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जमे हुए हैं। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी है, जो नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई किस तरह हो। तो लगातार पिछले 2 से 3 दिनों में अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जिनको लोग अपने दरवाजे पर देख रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं। तो इसका काफी फर्क पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से जो अन्य विरोधी दल हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट के जरिए जनता तक पहुंचना चाह रहे हैं, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने, ये चूंकि पहले से प्लान बना रखा था कि अगर इस तरह का कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ ना कुछ चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की गाइडलाइन दी जाएगी, तो उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो और चाहे सांसदी का, वो बिल्कुल बिल्कुल तो वो चुनावी मोड में रहते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी बातचीत के लिए। अब देखना ये होगा कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज, उसका फायदा कितना उनको मिलता है। क्योंकि जो हमारा महा ओपिनियन पोल जो हमने कल दिखाया था, उसमें पश्चिमी यूपी में उनकी सीट कम होती दिख रही है।